चलते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। A cash flow statement is a statement prepared in vertical format showing all the inflows and outflows during the year. Inflows and outflows of cash, not exactly cash, inflows and outflows of cash and cash equivalents. Actually cash and cash equivalent को एक item माना गया है in this particular टॉपिक ऑफ इंड AS 7। इवन अपन जब इंड AS 1 पढ़ रहे थे तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो बातचीत कर रहे थे उसमें भी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ आता है, इट्स ए सिंगल आइटम इन द बैलेंस शीट। और कैश फ्लो में भी इसको एक आइटम के रूप में देखा जाता है। हम लोग बात करेंगे कि इसको एक आइटम के देखने के कारण या इसके अंदर क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं। भले आप एक आइटम के रूप में बैलेंस शीट में दिखाओ, लेकिन इसमें क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं और एक आइटम के रूप में दिखाने के कारण क्या बेसिक फर्क पड़ता है, विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन। अभी ये बोलना है कि कैश फ्लो में हम लोग साल भर में जितना भी कैश जनरेट हुआ उसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। मान लो साल भर में 400 करोड़ रुपया कैश जनरेट हुआ, एक्टिविटीज की बात अभी थोड़ी देर के बाद में करेंगे। तो उसको लास्ट में क्या होता है कि उसको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के साथ रिकंसाइल किया जाता है। अगर आप साल भर में 400 करोड़ रुपया कैश जनरेट किए, आपके पास ओपनिंग कैश 10 करोड़ रुपया का था, तो आपका क्लोजिंग कैश 410 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। तो ये रिकॉन्सिलिएशन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। तो अगर डिफाइन करें कि एग्जैक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो इट्स ए स्टेटमेंट शोइंग ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टुगेदर विद a reconciliation at the end between opening and closing cash and cash equivalents. Okay, and yes, it is prepared in a vertical format. एकदम लास्ट वाले पार्ट में ना हम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखलाएंगे और जो नया चीज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आया है उसको भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। ओके, आगे चलते हैं। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी कैश फ्लो का आइटम आप दिखलाते हो, जितना भी आइटम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी, आपने पेमेंट किया 40 करोड़ रुपए का, इट्स एन आउटफ्लो आइटम जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। या मान लीजिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, या मान लीजिए कैश सेल्स। तो इस तरह के जितने भी आइटम हैं, और मान लीजिए उसमें से जितना भी कैश फ्लो हो रहा है, जहां पर भी कैश फ्लो हो रहा है, आप उसको 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग। सबसे ऊपर में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे कैश फ्लो दिखाएंगे, यहां पे उसके नाम दे देंगे सबके, यहां पे उनके अमाउंट्स आ जाएंगे, टोटल हो जाएगा। उसके बाद आप सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दिखाएंगे एकदम सेम तरीका से, सारे आइटम के नाम आ जाएंगे, कैश फ्लो आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। उसके इमीडिएटली बाद आप फिनांसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दिखा देंगे। विल डिस्कस कि कौन से कैश फ्लो फिनांसिंग एक्टिविटी में, कौन से इन्वेस्टिंग में, कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, वी विल डिस्कस देम। सेम तरीका से फिनांसिंग एक्टिविटी का सारा कैश फ्लोज के नाम और अमाउंट आ जाएंगे, टोटल हो जाएगा। उसके बाद इस टोटल को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने से टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, टोटल कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। ये वो फाइनल फिगर है कि साल भर में हमने इतना कैश फ्लो जनरेट किया। इसको फिर आप ओपनिंग कैश के साथ ऐड कर दोगे तो ये जो क्लोजिंग कैश है ये आपके बैलेंस शीट से मैच कर जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। नाउ इंडिविजुअली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग एक्टिविटीज और निटी-ग्रिटीज वगैरह का डिस्कशन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में वी विल बी डूइंग। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्कशन करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का डेफिनेशन है, या इट इंक्लूड्स कैश, कैश मीन्स हार्डकोर कैश इन हैंड, और कैश इक्विवेलेंस में कैश एट बैंक आता है, प्लस अदर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस आते हैं। कैश इक्विवेलेंट जैसा नाम सजेस्ट करता है, कैश के जैसा, भले कैश इन हैंड नहीं है पर दे आर वेरी नियर टू कैश इन हैंड, ऑलमोस्ट उसके जैसा है। तो 4 आइटम जो इमीडिएट मेरे दिमाग में आता है, वन इज कैश एट बैंक, ऑलमोस्ट लाइक ए कैश।
अनदर इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म. वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का मीनिंग बताएंगे. इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस. वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का मीनिंग कैश के जैसा, ऑलमोस्ट लाइक ए कैश. इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होती है. मतलब व्हेन यू से कि दे आर कैश इक्विवेलेंट्स, टू बी क्लासिफाइड और टू बी क्वालिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट्स दे मस्ट फुलफिल टू कैरेक्टरिस्टिक्स. वन, उनका जो मैच्योरिटी का जो लाइफ होता है, मतलब उनका जो टेन्योर होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 3 months. और लेस देन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर नहीं, लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन. मतलब उनकी टोटल जिंदगी ही 3 महीने से छोटी होनी चाहिए. ईयर एंड से 3 महीना काउंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर में या बॉन्ड्स में, 13 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, अभी वो अगले 2 महीना के अंदर अंदर मैच्योर होने वाला ईयर एंड में, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं बनेगा. कैश इक्विवेलेंट बनने के लिए उनका एक्विजिशन डेट से ईयर एंड के बीच का जो क्या नाम, उनका जो मैच्योरिटी होना चाहिए, माना जिस दिन आप उसको अक्वायर करते हो वहां से देखा जाएगा, ईयर एंड से नहीं देखा जाएगा. तो अगर उसका मैच्योरिटी 3 महीना से कम का है और उसमें वेरी वेरी लिटिल डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब उस जितना रुपया आप लगा रहे हो उतना रुपया आपको मिल जाएगा, मिनिमम उतना रुपया आपको मिल जाएगा. डिग्री ऑफ रिस्क बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए. इसीलिए इक्विटी शेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कभी भी इक्विवेलेंट नहीं, कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते. बिकॉज भले आप 3 दिन के लिए भी रुपया इन्वेस्ट करो, मान लीजिए आज खरीदे 3 दिन के बाद भी बेच देंगे, द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मूवमेंट इन द प्राइसेस इज वेरी हाई. लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो आज आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल में इन्वेस्ट किया और 2 महीना के बाद वो रिडेम्पशन आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपको कितना रुपया मिलेगा आपको ऑलरेडी मालूम है. सो डिग्री ऑफ रिस्क इज वेरी इनसिग्निफिकेंट. वैसे ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो और टू बी मैच्योर्ड विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, से विद इन 1 month 2 month, दे कैन बी क्लासिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट्स. सो कैश इक्विवेलेंट के रूप में क्लासिफाई होने के लिए 1, टेन्योर 3 महीने से छोटा होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर. एंड 2, डिग्री ऑफ रिस्क बहुत ही कम होना चाहिए. सो अगर अपन कैश इक्विवेलेंट का एक लिस्ट अगर एक लिस्ट बनाएं तो कैश इक्विवेलेंट में अपरेंटली 5 आइटम आता है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म जो कैरेक्टरिस्टिक दिया उसके साथ इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस. आप इस 5 आइटम को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखते हो. अब एक आइटम बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कशन में आता है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपके कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब ऐसे ही ओडी हो जाता है, फिर उसी में रुपया जमा हो जाता है, फिर ओडी रुपया जमा हो गया, अगर वो कैश मैनेजमेंट का पार्ट है तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट है. लेकिन अगर वो प्रिडोमिनेंटली एक लोन है, आपने फिनांस लेने के लिए ओडी खोला है और आप प्रिडोमिनेंटली फिनांस ही उसका यूज करते हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फिनांसिंग आइटम. सो बैंक ओवरड्राफ्ट फिनांस एक्टिविटी का आइटम है या कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, मैनेजमेंट को केयरफुली एनालिसिस करना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया माई बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ कैश इक्विवेलेंट आइटम, तो आप 5 की जगह 6 आइटम लिख दोगे. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होगा. और अपन को क्या करना है, जैसे मान लो कैश इन हैंड 100, बैंक ओवरड्राफ्ट 100, ये बैंक कैश बैंक 100, इन्वेस्टमेंट 100, डिपॉजिट 100, एडवांसेस 100 एंड बैंक ओडी नेगेटिव 100. तो अपना 1 2 3 4 5 -1 400. अपने को यह बोलना पड़ेगा 400 रुपीज इज माई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट. एक्चुअली कैश फ्लो में क्या होता है, जब सारा कैश जनरेट निकाल लेते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आप उसको ओपनिंग कैश से ऐड करते हो और क्लोजिंग कैश आता है. तो वो जो ओपनिंग कैश, मान लो ये ओपनिंग डेट का 400 है, तो वो जो ओपनिंग कैश आप निकालोगे वो इस तरह से ऐड करके सारे आइटम को निकालते हैं.